विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है आज ये हमारा जो पेपर है आज का, ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एई का एग्ज़ाम चल रहा है आपका अभी करंटली। ठीक है, उसके अंदर जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है, जनरल इंजीनियरिंग बेसिकली जनरल साइंस का, इंजीनियरिंग के अंदर जनरल इंजीनियरिंग साइंस का जो पेपर हुआ है, पेपर नंबर 4, उसको हम उसके जो आंसर्स हैं उनको हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का 1 आवर का पेपर है। ठीक है, पेपर 4, और ये पेपर हुआ है आपका 25 ऑफ मार्च में, 25 मार्च 2020 को। ठीक है, तो ध्यान रखिए कौन सी डेट में हुआ है, कौन सा पेपर है ये आपका। ठीक है, और जो भी एडवर्टाइजमेंट रहेगा इसका नंबर आई थिंक 2 या /3/4 2019। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है इसके। ठीक है, तो इनके इस पेपर का जो है आंसर हम बेसिकली जो है वो देखेंगे, सॉल्यूशन क्या क्या रहेगा, कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो पावर है वो कितनी होती है, क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 0। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव के अंदर कितनी होती है, आंसर है 0, जो कि लैग करती है विद द वोल्टेज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के वोल्टेज पर जब करंट पास होगा उसमें ये आपका इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो पावर रहती है वो 0 रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। फिर यहाँ सामने देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट्स टू। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या करता है, मिनिमाइज करता है एडी करेंट्स को। ठीक है, मतलब रिड्यूस करेगा एडी करेंट्स के लॉस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, z जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बेसिकली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, z के लीजिए या y के लीजिए। ठीक है, सॉरी इधर यहाँ लीजिए, एडमिटेंस y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इम्पिडेंस के, तो y इज इक्वल्स टू 1/z। तो देखिए कहाँ पर है, या ये दोनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे, द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग, जो मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग है वो कौन सा है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 7 क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर किया गया था हॉन्स क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर करने वाले थे ऑस्ट्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8th क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो टुगेदर कंट्रीब्यूट करते हैं 90% ऑफ ग्लोबल एयर पॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 5। 5 जो है मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं, वो पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। ये 5 मेजर कंपाउंड होते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, बट दीज 5 आर द मेजर कंपाउंड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 5, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मतलब ठीक है, ये बेसिकली इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे पे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी, इंटरसेक्ट 45 डिग्री पे बिल्कुल नहीं करती, ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ना किसी एंगल पे, मतलब ना राइट एंगल पे, ना कहीं पे, ना क्रॉस करती हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, और क्रॉस भी नहीं करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं होती हैं। जब परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो भाई 90 डिग्री बना ही नहीं रही है, तो क्रॉस कहाँ से करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीओडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ये, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज बेसिकली बेस्ड ऑन, ये जो एसी करंट जनरेटर होता है बेसिकली अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, वो किस फॉर्मूला पे या किस लॉ पर बेसिकली बेस्ड है, ये बेस्ड है फैराडे लॉ पे। ठीक है, फैराडे लॉ के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक होता है किसी सर्किट के साथ में, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है, बेसिकली ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो लिंक है उसके साथ में, जो प्रोड्यूस हुआ उसके साथ में। ठीक है, तो ये फैराडे लॉ से संबंधित है आपका करंट जनरेटर। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फैराडे लॉ।
10th क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर कौन सा है? रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो नेचुरली अगर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो, ठीक है, इसका जो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका, देखिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए उसके लिए, लाइन ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स आपको पुश या पुल जो भी है वो पता होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा 11th क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन के बारे में बात करें, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है एक बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं रेजिलेंस, ऑप्शन ए रेजिलेंस इज द करेक्ट आंसर, और ये होता है विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है ये, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वेइंग इक्विपमेंट, देखिए थियोलाइट से आप सर्वे करते हैं लेवल से 1 किलोमीटर से, सबसे जो पिटोट ट्यूब है, पिटोट ट्यूब इज द करेक्ट आंसर, जिससे आप सर्विंग नहीं करते, इससे क्या मेजर किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है बेसिकली एनीमोमीटर के अंदर, जिसके हम एयर की स्पीड और जो विंड की डायरेक्शन है वो मेजर करते हैं, ठीक है, पिटोट ट्यूब करेक्ट आंसर है 16 नंबर का पिटोट ट्यूब। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, द कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन, जो कंकरेंट फोर्सेस होती हैं वो कौन सी फोर्सेस, जिनकी फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन होती है जो, वो कैसी होती है, वो क्या करती है, मीट करती है एक दूसरे के साथ, मीट एट द वन पॉइंट, एक पॉइंट पर जाके मिल जाती है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया कंकरेंट की बात, एक और लाइन होती है कोलिनियर लाइन, कोलिनियर फोर्सेस होती हैं बेसिकली, ठीक है, और इस फोर्सेस के अंदर जो लाइन ऑफ एक्शंस होती हैं वो कहाँ रहती हैं, लाइन लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में जो लाइन ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलेगी वो क्या कहलाती है, कोलिनियर लाइन, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कोलिनियर के लिए है, अगर यहाँ कोलिनियर होता देन ऑप्शन 1 इज करेक्ट, देन अभी करंट है तो कंकरेंट में क्या करती है, मीट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है ना, 12वां हो गया था हमारा, 13 क्वेश्चन, बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, यू दी हुई है 0.2 मीटर, ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है बाद में, ठीक है, तो वेलोसिटी जो डिक्रीज कर गई वो आगे आपका चेंज आ गया, मतलब वो आपको दे दिया है एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू, ठीक है, वो कितनी है 0.02। अब आपको निकालना है टाइम टेकर, आपको एक सिंपल रिलेशन पता है, वो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो यहाँ पर और जो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई, जीरो है वो आपकी। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज, तो आपका जो टी निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा 10 सेकेंड्स का, ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये इस क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन एक दो बार और एग्जाम में आया, उसमें ये वैल्यूज चेंज कर दी गई थी, उसमें मतलब 0.2 की जगह 0.5 दे दिया गया, और यहाँ पर 0.05 कर दिया गया, मतलब पॉइंट जहाँ 2 है वहाँ 5 कर दिया गया, फिर भी वहाँ आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा, 10 सेकेंड्स आएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 13 का ए। 17 क्वेश्चन, द डिस्क ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, जो एनर्जी सप्लाई करने का जो मीटर होता है बेसिकली उसका जो किस मटेरियल का बना होता है, वो बना होता है एल्युमिनियम का, ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 17 का एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देखिए यहाँ पर हम 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट दी गई है फ्लैटनेस टेस्टिंग से, ठीक है, फ्लैटनेस टेस्टिंग आपको करनी है, मतलब कि जो आपका सरफेस है वो कितना फ्लैट है, कहाँ पर एंगुलेशन है, कोई अप एंड डाउन है, क्या है, कर्विंग है, वो आपको चेक करनी है। तो स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू चेक द फ्लैटनेस, बिल्कुल एक स्ट्रेट एज एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से, जिसमें एक बबल होता है सेंटर में और यहाँ पर मीटर्स होते हैं, मीटरिंग सिस्टम बना होता है, तो उससे क्या फ्लैटनेस चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सिंगल एज एंडेड स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू डिटरमाइन द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस, बिल्कुल सिंगल एंडेड स्ट्रेट एज भी यूज किया जा सकता है, बट उसके साथ कंडीशन क्या होती है कि उसको आपको डिफरेंट प्लेसेस पे बार बार रखना पड़ता है, डिफरेंट एंगल पे, ठीक है, बट उसको आप मतलब आपको प्लेस जो है उससे रीडिंग आपको बार बार लेनी पड़ती है, और जो नॉर्मल डबल एज वाला या जो होता है उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट को है वो प्लेसेस पर कम ज़्यादा रखना पड़ता है, बट दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देन 14 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, इन दोनों की आइडेंटिकल डायमेंशन किसके अंदर नहीं होती, वो होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती, वो डिफरेंट रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लाई ऑफ मर्गर इज गिवन बाय, तो जो सप्लाई ऑफ मर्गर है क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर, ठीक है। सप्लाई होती है किसके द्वारा, डीसी मोटर जो होती है उसकी जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर, उसके थ्रू, ठीक है। तो 19 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सडन लोड इज अप्लाइड। अगर जो सडन लोड अप्लाई किया गया तो स्ट्रेस जो है वो क्या उस पर स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, ठीक है। तो क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है आपको, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आता है ट्वाइस, ठीक है। जब स्ट्रेस इंड्यूस किया जाएगा किसी बॉडी पे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स जो है स्ट्रेस इंड्यूस किया जाएगा वो बढ़ जाएगा जब उसके अंदर ग्रेजुअली लोड जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्वाइस। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस बताना है आपको यहाँ पर कि 20 नंबर क्वेश्चन है जो, तो इसमें पूछा, देखिए इससे पहले ना ग्राफ देख लीजिए, ये आपने इलास्टिसिटी का इस तरीके का एक ग्राफ देखा होगा, है ना। ये ग्राफ तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, सबसे पहले यहाँ पर पी से लिख दिया, तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। देन इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके इलास्टिक लिमिट आती है, ठीक है। और यहाँ पर आती है आपकी यील्ड आती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, फेलियर होता है, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक, यील्ड और फेलियर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट और फेलियर वाला पॉइंट जो है, ठीक है। 20 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ग्राफ आपको याद होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है ये वहां से आपको मिलेगा आंसर का करेक्ट, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पर 24th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड अगेंस्ट द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड एंड द फ्री एंड विद द अदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है इसका होगा √2L, ठीक है। अब आपको पता है, देखिए √2L तो है नहीं कहीं पे, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो ये L हो गया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1.414L, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में पूछा गया है कि असिमेट्रिकल बीम सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ देखने को मिलेगी। तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी न्यूट्रल एक्सिस पे। देखिए न्यूट्रल एक्सिस वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन। इस 25th क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सिलेंडरनेस रेशियो का एक बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम विद द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम, ठीक है। रेशियो, सिलेंडर रेशियो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम विद द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, जो शेयर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा आपका किसके बराबर, रेडियस के बराबर, ठीक है, रेडियस, ठीक। और रेडियस, देखिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के। अब जो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल का एक फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, σ1 माइनस σ2 अपॉन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर ए, रेडियस। देन 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 26 नंबर में लाइम हैज कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। जो लाइम होता है आपका वो कितने टाइप में डिवाइडेड है, बेसिकली ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26। तो ये डिवाइडेड है 3 टाइप में, 3 टाइप्स का होता है ये। और वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका फैट लाइम, एक होता है हाइड्रोलिक लाइम और दूसरा होता है पुअर लाइम, ठीक है। तो 3 टाइप के लाइम्स में कन्वेंशनली डिवाइडेड है ये आपका। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। सबसे हल्का कौन सा है, देखिए सबसे हल्का है, देखिए मैग्नीशियम, टाइटेनियम और कॉपर, इन सब में सबसे हल्का कौन है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 27th क्वेश्चन। देन 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी एक्यूरेसी एंड एफिकेसी। एक्यूरेसी एंड एफिकेसी से संबंधित पूछा गया है एस्टिमेट के अंदर। देखिए ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के साइज पे, अगर जो प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा तो उससे एक्यूरेसी और एफिकेसी में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट साइज। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली प्रोन टू कोरोजन। सबसे ज़्यादा कोरोजन किसके अंदर जल्दी होने के चांसेस हैं, वो है आपका जिंक। जिंक के अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी कोरोजन होने के चांसेस रहते हैं, नाल की आयरन, ठीक है।
आयरन रेजिस्ट कर सकता है समहाउ या कुछ टाइम तक, बट सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव रहता है कोरोजन होने के लिए वो रहता है आपका जिंक। ठीक, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, देखिए इज द पाथ ऑफ लॉन्गर, ये सब नहीं होता। क्रिटिकल पाथ होता है एक सबसे लंबा पाथ है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ होता है क्रिटिकल पाथ। 32 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लॉन्गेस्ट पाथ होता है जो कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट टू एंड तक का, ठीक है। एक मतलब कोई रास्ता है, मतलब पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मतलब एक तो ये हो गया सिंपली, और ये होता है ऐसे घूम घूम के, ऐसे घूम घूम के आपको बी पहुंचना है, ठीक है। दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है, क्रिटिकल पाथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील विद कितने परसेंट के साथ अगर जो मिले तो उसे कहते हैं हाइपोइटलॉइड स्टील, ठीक है। ये होता है लेस देन 0.8%। तो आपका आई थिंक ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, ये रहा, जो बिलो 0.8% इज द करेक्ट आंसर। तो 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी आर मूविंग टू 33 क्वेश्चन, ए एंड एन, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज़ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन जो अर्थ को रिमूव करती है, मतलब अर्थ को खोदने, एक्सकेवेशन वाला काम करती है, खुदाई का काम। तो भाई खुदाई का काम कौन करता है, एक्सकेवेटर। बुलडोजर, बुलडोजर थोड़ी करता है, तो तोड़ता है भाई। एक्सकेवेटर जो एक्सकेवेटिंग मशीन होती है वो करती है, ठीक है जी। जैसे जेसीबी वगैरह होती है, खुदाई वगैरह भी करती हैं, है ना। तो ड्रिलिंग वगैरह करती है। तो खुदाई, एक्सकेवेटर जो है बेसिकली वो क्या है, अर्थ रिमूव का काम करती हैं, मतलब खोदने का काम करती हैं, मिट्टी हटाने का काम। फिर देखिए नेक्स्ट है द, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 30 नंबर। द पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मिंग इन सीपीएम, द पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मिंग इन सीपीएम वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्टिविटी। मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करना है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें, मतलब अगर जो प्लम्बिंग का काम करना है तो मतलब स्पेसिफिकली प्लम्बिंग का काम करना है, इस तरीके के काम को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है टास्क के अंदर, उसे कहते हैं एक्टिविटी, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिविटी। देन 34, वाइल शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट बाई सीपीएम, अगर जो हम प्रोजेक्ट को सीपीएम के थ्रू शेड्यूल करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी। 34th क्वेश्चन, तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है डिवाइड किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू अंदर। मतलब कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो भाई बहुत सारे काम होंगे। घर बनाना तो घर में आपको वॉल्स बनानी होगी, प्लास्टरिंग करनी होगी, फाउंडेशन रखना होगा, फिर आपका वायरिंग होगी, प्लम्बिंग होगी, वाइट वॉश होगा, बहुत सारी चीज़ें, डोर विंडो, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो ये चीज़ें होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, हर चीज़ के लिए काम चाहिए, टाइम लगेगा। आपकी स्लैब पड़ गई तो स्लैब पड़ने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके के जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, अब जो काम करना है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस ज़रूरी है, मतलब कौन से काम पहले होना चाहिए, है ना। मतलब आपकी वॉल बन गई तो वॉल बनने के बाद आपको तुरंत दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले उसकी प्लास्टरिंग करेंगे वॉल्स की, या वायरिंग वगैरह से फिट कर देंगे, उसके बाद आप वॉल डोर लगाएंगे, ना कि पहले लगाएंगे। तो एक सीक्वेंसिंग की ज़रूरी है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा शेड्यूल में ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ होता है, जो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका 64/r, ठीक है। आर नीचे रहेगा, आर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए कहाँ पर है आपका 64/r। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है 64/r, ठीक। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन नंबर है ये 38, ठीक है। तो 38 को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो देखिए 34 को थोड़ा सा हमने नीचे कर लिया। फिर देखते हैं, द मोर सर्कल इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू। तो ये होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पनीड बाय शियर बेस। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पनीड बाय अ शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो 38th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा सामने 36 क्वेश्चन। द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विल बी लेमिनार, उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। लेमिनार फ्लो के लिए जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर है, आर ई कहते हैं ना इसे, रेनॉल्ड्स नंबर, वो लेस देन होना चाहिए 2000, बिल्कुल सही। और 2000 से 4000 के बीच में होगा तो आपका क्या रहेगा, ट्रांजिशन फेज रहेगा, फिर आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, मोर देन 4000 रहेगा तो, है ना। ये कंडीशन है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो, डेंसिटी फ्लूइड की लो होगी आपकी, बिल्कुल। तो जो 36 है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 36 का दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी, ठीक है। इमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी, जो 39 क्वेश्चन है आपका, इस ये क्या होती है,
ये होती है आपकी ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी। देखिए ये आपकी लेस देन, क्वेश्चन नंबर का 39 का करेक्ट आंसर रहेगा लेस देन रहती है इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी से हमेशा कम देखने को मिलती है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज इक्वेशन पे पूछा गया है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है बर्नौलीज इक्वेशन के इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होती है। द ग्रेविटी फोर्स एंड द प्रेशर फोर्स इज ओनली ऑन द बर्नौलीज फिल्म, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बर्नौलीज फ्लो इज रोटेशनल, देखिए यहाँ रोटेशनल नहीं होता है, इरोटेशनल फ्लो के लिए होती है, इरोटेशनल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। द हीट ट्रांसफर इनटू और द फ्लो इज जीरो, बिल्कुल ये आपकी तीनों स्टेटमेंट सही है। 1 सेकेंड और 4, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, और ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ये है आपका स्टेटमेंट का ऑप्शन, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। हाँ देखिए 1, 2 और 4 बन रहा था ना, देखिए 1 to 4 कहाँ पर, ये रहा 1 to 4, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड वाला नहीं रहेगा, यहाँ पर रोटेशनल लिखा हुआ, यहाँ अगर इरोटेशनल होता तो आप डी ऑप्शन लगाते। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और फिर हमने 39 कर लिया था हमने, राइट। फिर ये 40 क्वेश्चन है सामने ही हमारे पड़ा हुआ है, तो इसमें पूछा गया कि द ऑब्जर्विटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू, ये होती है यूनिटी के बराबर, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, तो 40 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है, ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूइड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रोटर से फ्लूइड तक जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए, 41 का भी ऑप्शन नंबर ए। 47 पे आते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट, ये क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं भाई, पंप जो है फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं भाई, पावर स्पीड और प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, जो फ्लूइड है पानी है बेसिकली उसी को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। 47 का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 हो गया था आपका, डी है ना। 42nd पे आते हैं, इफ द रेडिएंट एनर्जी ई वी emitted by a black surface strikes on the non-black surface, if non-black surface has absorbability alpha, then it will absorb how much radiation। देखिए अब जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो उसको जो एब्जॉर्ब करेगा वो करेगा अल्फा ई बी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ई बी और अल्फा इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, करेक्ट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देन 43, ओटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जो ठीक है ये किसका होती है, ये होती है स्पार्क इग्निशन सिस्टम का, स्पार्क या एसआई इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 43 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देन यहाँ पर हमारा ये हो गया, फिर यहाँ देखते हैं 48th क्वेश्चन, द सेंट्रीफ्यूगल पंप द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है 48 क्वेश्चन के अंदर वो कहाँ से आती है, वो आती है आपकी इंजन से या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से। देखिए इंजन मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर आपको जो भी है ना, दोनों ऑप्शन होता है तो कोई इशू नहीं, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन मोटर से। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द हीट एडेड टू द डीजल साइकिल, डीजल साइकिल को के साथ में हीट कैसे ऐड की जाती है, ऐड होती है, ये पूछा गया है। तो ये ऐड होती है रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर के साथ में, प्रेशर। देखिए ये क्या है, रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर, देखिए वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, इरिवर्सिबल नहीं चाहिए हमें, रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, 49 क्वेश्चन की हम बात कर लें, इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्सेज आर। देखिए जितने भी अदर करंट सोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ओपन हो जाते हैं, और शॉर्ट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो क्वेश्चन 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओपन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज अ फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन कौन सी है इनमें से, ये पूछा गया है। तो फ्रांसिस टर्बाइन जो है क्वेश्चन नंबर 45 की, ठीक है, तो वो होती है आपकी इम्पल्स टर्बाइन, जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रांसिस टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, द इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस L और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इंक्रीज,
ठीक है। तो सर्किट करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, अभी जब इंडक्टेंस बढ़ रहा है आपका, इंडक्टेंस जो बढ़ेगा तो सर्किट करंट, देखिए सर्किट करंट जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इंडक्टेंस बढ़ रहा है आपका, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो सर्किट करंट क्या होगा, उसके अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके डिक्रीज होने से, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज होगी। और इसके डिक्रीज होने से जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक, तो 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। ठीक है, ये और यहाँ पे इम्पल्स। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। मैंने क्विकली सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया है ज़्यादा कुछ, सिर्फ आपको करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स आपको बताए हैं, ताकि आप अपना जो भी पेपर आप करके आए हैं आज, उसमें आप मैच कर सकेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने गलत हुए हैं इफ इन केस। ठीक है, जिससे आपका अनुमान लगे कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर पेपर में। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ बीपीएससी जो आपका पेपर 4 है। ठीक है, पेपर 4 जनरल इंजीनियरिंग साइंस का। ठीक है, सो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। और कोई कमेंट है तो आप लिख सकते हैं मेरे को बेशक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।